नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम दास्तान आज़ादी में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके अद्भुत ज्ञान से भोपाल ही क्या, मध्य प्रदेश ही क्या, बल्कि समूचा भारत जगमगा रहा है। हालांकि ये महान शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनके नाम अनेकों उपलब्धियां रही हैं और जो अपने आप में एक ज्ञान का सागर समेटे हुए हैं। हमारे साथ में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के प्रोफेसर कुलपति सुरेश जी सर हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर वीआईपी न्यूज में, और हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं सर आपका। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूंगा सर आपसे कि जिस प्रकार से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरे देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन इसमें एक अहम भूमिका हमारी आती है समाचार पत्रों की। किस प्रकार से हमारे समाचार पत्रिकाओं ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके एक जज्बा दिया उनको। सर, सबसे पहले तो मैं वीआईपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। दूसरा, मैं वीआईपी न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। देखिए, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान सबसे अच्छी बात यह हुई है कि पिछले एक वर्ष में ऐसे जिनका नाम शायद हमने इतिहास के पन्नों में न पढ़ा है और ना ही सुना है उनके बारे में, ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में, ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमें पता चला जिन्होंने गांवों में, कस्बों में, मोहल्ले में उन्होंने कुर्बानियां दी, वीरगति प्राप्त हुए, देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ चंद नाम तक वो सीमित थे। लेकिन आज पूरे देश को ऐसे लोगों के बारे में पता चला है जिन्होंने अपने शहर में, अपने कस्बे में उन्होंने योगदान दिया और तब जाके भारत स्वतंत्र हुआ। एक एक व्यक्ति का इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। भले बड़े नेताओं का ही नाम लिया जाता है, लेकिन एक एक व्यक्ति का, और मीडिया कर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे खुशी है कि मीडिया कर्मियों की भी चर्चा जो है आज देश में हो रहा है। आज जब मीडिया के बारे में कुछ लोग थोड़े से आलोचनात्मक भाव में मीडिया की तरफ देखते हैं, लेकिन इस देश के मीडिया के इतिहास के बारे में उनको जानना जरूरी है। इस देश का मीडिया का इतिहास स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है। इस देश का जो पत्रकार है उसका जो शुरुआती दौर है वो स्वाधीनता के लिए था। देश में स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का, राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का अलख जगाने का काम ये मीडिया कर्मियों ने किया। और एक नहीं, पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक, आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बारे में ही नहीं, अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ ही नहीं, अपितु समाज में, चाहे वो स्वदेशी का मामला हो, चाहे वो छुआछूत के खिलाफ हो, एक समाज में एक जागरूकता पैदा करने का बहुत अहम भूमिका मीडिया कर्मियों की रही है। जी बिल्कुल सर। जैसे कि सर हम वो दौर देखते हैं कि वो एक दमन का दौर था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी जो आवाज़ है उनको दबाई जा रही थी। एक तरफ महात्मा गांधी थे और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी भी उसी दौर के हैं, और वो अपनी कलम के माध्यम से देश में एक ऐसी क्रांति की कल्पना कर रहे थे कि देश में हर एक व्यक्ति आज़ादी की सांस ले सके। तो वो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो कलम के माध्यम से इस देश में बल पैदा कर रहे थे, एक आज़ादी का जुनून और जज्बा पैदा कर रहे थे। उनके ऊपर भी सर मैं चाहूंगा कि उनके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि हमारे देश के जो नौजवान साथी हैं और आज के नौजवान साथी हैं वो ये जान सके कि वो उस दौर के जो हमारे लेखक थे, कवि थे, पत्रकार थे, वो किस प्रकार से और किस दौर से गुजरे हैं। सर बिल्कुल, देखिए, मैं तो नाम सबसे पहले तो लेना चाहूँगा हमारे अपने प्रेरणा स्रोत, हमारे विश्वविद्यालय जिनके नाम पर जी बिल्कुल जो है पूरे विश्व में जाना जाता है, दद्दा, जिनको हम दद्दा के नाम से पुकारते हैं, ऐसे हमारे श्रद्धेय पूजनीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखें कि उन दिनों में एक अखबार निकालना अपने आप में कितना संघर्ष की बात थी, और उन्होंने जब ये कर्मवीर अखबार की स्थापना की और उस वक़्त उनको इजाज़त लेनी थी अंग्रेजी सरकार से, तो उन्होंने वहाँ के जो आयरलैंड से संबंध रखने वाले मैजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने
उनसे जब पूछा गया कि आप क्यों ये चलाना चाहते हैं अखबार, तो उन्होंने कहा कि आप और आपके अंग्रेजी हुक्मरानों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सुनने के बावजूद भी उन्होंने लाइसेंस दिया, क्योंकि वो उतने पूरी तरीके से दादा ने उनको कन्विंस कर दिया था कि इसकी ज़रूरत क्या है। बिल्कुल निडर थे, निर्भीक थे पत्रकारिता में। और यही नहीं, उन्होंने, आपने क्योंकि साहित्य की भी जिक्र किया, जी दद्दा साहित्यकार भी थे, जी बिल्कुल सर, कवि भी थे। दद्दा ने जो कालजयी कविता जी पुष्प की अभिलाषा लिखी, जी सर, वो आज भी हर पत्रकार को ये संदेश देता है कि देश सर्वोपरि है, देश से बढ़कर कुछ नहीं। वो एक पुष्प भी यही चाहता है कि वो देवताओं के यहाँ नहीं, वो खूबसूरत स्त्री के यहाँ नहीं, बल्कि उस पुष्प की भी इच्छा है कि जो देश के लिए मर मिटने वाले जो हमारे वीर हैं उनके पथ पर उनको फेंक दिया जाए। जी बिल्कुल सर। ये जो उनका जो एक इस पुष्प की अभिलाषा से उन्होंने पूरे देश में देशभक्ति की एक जी बिल्कुल, मतलब देश में कण कण, जर्रा जर्रा, फूल फूल और व्यक्ति व्यक्ति यही चाहता था कि आज़ादी की हम सांस लें और आज़ादी हमको मैसर हो। और फिर उन्होंने जो रतौना आंदोलन में जो है जी सर, बूचड़ खाने के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किया, और उसमें सबने मिलकर किया, हर समुदाय के लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया और सबने मिलकर उसका जो है विरोध किया। उन्होंने समाज में एक समरसता बनाने का प्रयास किया। और याद रखें कि हम इस बात को कभी ना भूलें कि उनका उद्देश्य कभी सत्ता नहीं था। जी सर। आज कहा जाता है कुछ पत्रिकाओं के बारे में कि नहीं वो सत्ता के है, सत्ता के नहीं है, सत्ता के विरोध हैं, लेकिन वो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए होने के बावजूद भी जब उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उनको जो है, उनको एक तरह से आप पेश करते हैं, नेता कहते हैं कि आपको बनना चाहिए, तो इनकार करते हैं और वो कहते हैं मेरा दायित्व पत्रकार का है। जी बिल्कुल सर। ये सबसे बड़ा प्रेरणा का विषय है कि उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उन्होंने जो कुछ किया निस्वार्थ सेवा भावना से किया। राष्ट्र के को समर्पित था उनकी पूरी सेवा, उनका पूरा जीवन। ऐसे मैं 50, चाहे वो गणेश शंकर विद्यार्थी हो आप, या पंडित जुगल किशोर शुक्ल हो, जिन्होंने देश का पहला हिंदी अखबार उन्होंने शुरू किया था कलकत्ता से। जी बिल्कुल सर। और उसका जो ध्येय वाक्य था वो था हिंदुस्तानियों के हित हेतु, यानी कि हिंदुस्तानियों के लिए था। कलकत्ता बहुत बड़ा केंद्र था। जी बिल्कुल सर। इसी प्रकार लोकमान्य तिलक ने केसरी के माध्यम से, मराठा के माध्यम से देश को जगाने का काम बिल्कुल किया। सर। महात्मा गांधी ने स्वयं जो है यंग इंडिया के माध्यम से, हरिजन के माध्यम से। जी बिल्कुल सर। और जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो इंडियन ओपिनियन के माध्यम से। जी बिल्कुल सर। उन्होंने भारतीयों को गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और बाबा साहब अम्बेडकर, जी बिल्कुल सर, उन्होंने मूक नायक के माध्यम से, जी बिल्कुल सर, जी सुब्रमण्यम ने द हिंदू के माध्यम से दक्षिण भारत में, जी बिल्कुल सर, ऐसे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पंडित मदन मोहन मालवीय, जी बिल्कुल सर, आज जो बड़ा अखबार के नाम से हिंदुस्तान टाइम्स जाना जाता है, उसके पीछे उन्हीं का सोच था। ऐसे न जाने कितने सारे अखबार रहे जिन्होंने देश के लिए जो है समर्पित थे। जी बिल्कुल सर। 1857 में पत्रकारों को तोप से बांध के उड़ा दिया जाता है, ये कुर्बानी की। रॉलेट एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, प्रेस एक्ट आया। भाषाई अखबार से सबसे ज्यादा अंग्रेज डरा करते थे। हम उस दौर में पढ़ते हैं कि हिंदी भाषी जो अखबार निकलते थे सबसे ज्यादा तो उन्हीं का दमन करने के लिए ही ये एक्ट निकाले गए हैं सर। बिल्कुल। और क्योंकि अंग्रेजी के बारे में कहा जाता था कुछ अपवाद को छोड़कर कि वो अंग्रेजी हुक्मरानों का साथ देते थे, और क्या क्या तरीके अपनाए हैं अखबार वालों ने। जी सर। जब उनको लगता था कि सीधे सीधे उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी, तो शुरुआती जो कोई भी लेख लिखते थे तो शुरुआती 2 बातें जो है तारीफ में कर देते थे अंग्रेजों के, उसके बाद उनकी आलोचना नीचे लिखते थे। ये सब उनकी रणनीति थी। जी बिल्कुल सर। इसी प्रकार अपने आप कुछ न बोल के बर्तानिया में और यूरोप में जो उदारवादी सोच के लोग हैं,
चाहे वो लोकतंत्र के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, स्वाधीनता के बारे में, वो क्या कहते हैं, उन वाक्यों को जो है अक्षर से यहाँ प्रकाशित करते थे। बिल्कुल सर। तो संदेश जाना जरूरी था, वो चाहे किसी के भी मुखारबिंद से क्यों ना हो। जी बिल्कुल सर। ये जो सोच था, ये जो रणनीति थी, क्योंकि दमन चक्र ऐसा था जी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत, गांधी जी ने कहा था जी कि अखबार को मेरे चलाने का 3 उद्देश्य है जी। एक, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनको परास्त करना, उनके खिलाफ जनता को जो है जागरूक करना। 2, जनता की समस्याओं के बारे में प्रशासन को रूबरू करवाना। 3, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उसके बारे में भी जगाना है, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो जो इन्होंने फारसी में अखबार निकाला, वहां से लेकर गांधी जी तक जिन्होंने छूत के खिलाफ, बिल्कुल सर, महिला शिक्षा के बारे में, बिल्कुल सर, विधवा विवाह के बारे में, इस तरह समाज से संबंधित बहुत सारे मुद्दों को लेकर, और इनके साथ साहित्यकार भी कंधे से कंधे मिलाकर जो है लड़े। जी बिल्कुल। तो उस समय की हम पत्रकारिता देखते हैं, पत्रकारों को देखते हैं, अखबारों को देखते हैं, गांधी जी का यंग इंडिया हो या बाबा साहब अम्बेडकर का मूक नायक हो, उदंत मार्तंड हो, हिक्की गजट हो, सभी ने एक संदेश दिया, सभी का एक ध्येय था, उद्देश्य था, एक चाहत थी सभी के अंदर। बाबा साहब अम्बेडकर खुद लिखते हैं अपने मूक नायक में कि पत्रकारिता को निष्पक्ष होकर उन सभी लोगों को लताड़ना चाहिए जिन्होंने उजाड़ पंथ का अनुसरण किया है। तो हम वो मायने देखते हैं सर, लेकिन जब हम आज की पत्रकारिता के दौर पर नजर डालें तो क्या पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं सर, उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता? देखिए, मुझे लगता है कि एक युग का पत्रकारिता दूसरे युग के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए जी। इस वक्त हमारे यहाँ कोई विदेशी हुकूमत नहीं है जी। पहली बात, और उस तरह की समस्याएं जो उस वक्त थी वो नहीं है। तो जाहिर है कि पत्रकारिता भी काफ़ी कुछ जो है आपके माहौल पर निर्भर करता है, किस तरीके के आप एक माहौल में हैं। आज हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, संविधान ने हमको ये सुनिश्चित कर रखा है। अब कुछ लोग स्वतंत्रता को स्वच्छंदता की तरह ले रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए, अपने कारपोरेट घरानों को बढ़ावा देने के लिए या उसका एक ढाल बनकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो बहुत इस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि पत्रकारिता ने आज़ादी के पश्चात भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है। जी बिल्कुल। चाहे वो अत्याचार का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, गरीब और जो हाशिए पर खड़े हैं उनके विषयों को उजागर करने में, भ्रष्टाचार को उजागर करने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन हाँ, वो जैसे कहते हैं कि एक गंदी मछली तालाब को खराब कर देती है, तो कुछ गंदी मछलियाँ आ गई हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। पत्रकारिता के जो सिद्धांत है उसके साथ समझौता कर रहे हैं, लेकिन आज भी एक बड़े संख्या में ऐसे पत्रकार है जो समाज के प्रति समर्पित है, लोकतंत्र के प्रति समर्पित है, जो राष्ट्रहित को जो है सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे पत्रकार भी आज भी है, तो उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए ये कहकर कि सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल सर। मेरा ये मानना है कि हाँ, अभी भी गुंजाइश है और बेहतर बनने की, क्योंकि लोग पढ़ लिख गए। अब लोग आपको खारिज कर देंगे अगर आप पक्षपाती दिखाई दिए, अगर आप समझौतावादी दिखाई दिए, तो लोगों को समझ में आता है कि आप जो भाषा बोल रहे हैं, हम लोगों को मूर्ख ना समझे। बिल्कुल सर। पाठक को, दर्शक को, श्रोता को मूर्ख ना समझे। वो उसी चैनल को, उसी अखबार को, उसी पत्रिका को, उसी डिजिटल माध्यम को समर्थन देगा जो उसको लगता है कि उसकी बात करता है। जी बिल्कुल सर। किसी और की बात नहीं। जैसा कि हम सर अभी देखते हैं कि जो हमारे इतिहास के नेता रहे हैं, इतिहास के पत्रकार रहे हैं, और पत्रकारिता का ही एक हमारा एक वर्ग है जो इतिहास के जो हमारे पत्रकारों को खारिज करने का काम करते हैं, वो अभी ये सोचते हैं कि अगर उस समय ये ना होता तो अभी ये ना होता। तो इस तरीके की जो समतुल्य राजनीति या राजनीतिक पत्रकारिता की बात कहें या पत्रकारिता में राजनीति की बात कहें, दोनों का एक दूसरे में सम्मिश्रण हुआ तो ना तो वो अछूते रहे ना यह अछूते रहे। तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में जो ध्रुवीकरण आया है जी, वो तो दुखद है। बिल्कुल सर। मुझे नहीं लगता है कि ध्रुवीकरण का कहीं कहीं गुंजाइश है। व्यापक राष्ट्रहित में हम सबको एक होना चाहिए,
और पत्रकार का भूमिका ना सत्ता पक्ष का है ना विपक्ष का है। पत्रकार का तो एक ही भूमिका है, जनपक्ष। बिल्कुल सर। ये जो साम्राज्यवादी समय से जो एक मीडिया के बारे में एक सोच रही है कि पत्रकार को सरकार विरोधी होना चाहिए, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। न उसको सरकार का, उसको एक तटस्थता या न्यूट्रलिटी जिसको कहते हैं, या ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठा हम जो कहते हैं, जी सर, निष्पक्षता, जी इसको बनाए रखना है। क्योंकि उसका काम न भोंपू बनना है, न उसका काम जो है हमेशा मजम्मत करना है। अगर अच्छा कार्य जनहित में हो रहा है तो उसको जो है समर्थन देना है, और अगर जनहित के खिलाफ कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कुछ कर रहा है तो उसको जो है उसका मजम्मत होनी चाहिए, ये उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन नहीं, सरकार का विरोध करना ही करना है या हमको सिर्फ सरकार का समर्थन ही करना है, इस तरह के सोच जो है ये मैं समझता हूँ कि ये लोकहित और लोकतंत्र तो अपनी जगह है, जी, मीडिया की अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी। क्योंकि सर इस तो प्रकार की जो क्योंकि दोनों हर सारे पहलू हैं जी हर चीज के, जी। उस पहलू को उजागर करने का दायित्व जो है वो मीडिया का है। कहीं ना कहीं सर हम ये देखें कि इस प्रकार की जो पत्रकारिता की उत्पत्ति हुई है वो कहीं ना कहीं जो बाजारवाद का एक जो पहाड़ है उसके ऊपर धकेल दिया गया है या उसको नीचे दबा दिया गया है। कहीं ना कहीं ये देखें सर हम कि इसका ही प्रभाव है कि इस प्रकार से जो पत्रकारिता है मौजूदा दौर की वो दो धड़े में बढ़ती नजर आती है, कभी इधर तो कभी उधर। वही हम कह रहे हैं कि जब मूल उद्देश्य, हम चौथा स्तंभ हैं लोकतंत्र के, और हमारा एक समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति एक विशेष दायित्व बनता है। हम उससे हटकर शुद्ध रूप से बाजारवाद के दबाव में आकर हम अगर खबरों को बेचें, खबरों को हम उस हिसाब से लोगों के सामने प्रस्तुत करें तो वो शुद्ध रूप से बेईमानी है जनता के साथ। क्योंकि जनता को आज भी जो है मीडिया पे भरोसा है। जब उनको कोई समस्या होती है और वो निराकरण नहीं होता तो मीडिया का नंबर डायल करते हैं। जी बिल्कुल सर। और वो कहते हैं कि मीडिया में आया है तो उसका मतलब है कि विश्वसनीय है। ये हमको नहीं खोना है। मैं जानता हूं कि आज शायद कुछ विषयों पर कहीं ना कहीं आज आपको व्यावहारिक होना भी जरूरी है। बिल्कुल सर। मीडिया हाउस चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसमें खर्चे हैं, तनख्वाहें हैं, इक्विपमेंट है, कैरियर कॉस्ट है, बहुत चीज़ें हैं जो खर्चा होता है। जी। तो हम ये कहना कि भाई नहीं आपको पैसा कमाना ही नहीं चाहिए तो ये तो गलत होगा। बिल्कुल सर। हाँ, मुनाफा इसको एक धंधे के रूप में ना लें कि जिस तरीके से साबुन बेच रहे हैं। जी सर। कि भाई साबुन भी बेच रहे हैं वैसे ही हम मीडिया भी चलाते हैं, वो नहीं। हाँ, खर्चा निकले वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे हो जाता है तब ज्यादा समझौता होता है। जी बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि उस संतुलन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर। और लोकतंत्र में जनता को भी थोड़ा और जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि सर मीडिया को जी सर। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम 500 रुपए का मल्टीप्लेक्स में पीवीआर में बैठ के पॉपकॉर्न तो खरीदेंगे लेकिन अखबार 2 रुपए का चाहिए, केबल वाला फ्री में चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर निष्पक्ष समाचार चाहिए, आज आप ओटीटी प्लेटफॉर्म में आप 200 रुपये देने के लिए तैयार हैं नेटफ्लिक्स देखने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे टीवी के सीरियल से बेहतर चीज़ मुझे ओटीटी में मिल रहा है। तो अगर बेहतर सूचना जो संतुलित हो, जो तथ्यों पर आधारित हो, उसको लेना हो तो उसका कीमत भी अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। वो जो सूचना है वो मुफ्त में लूं, मनोरंजन के लिए मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। ये मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है। जी सर, जैसा कि हम देखते हैं कि सर जो आज़ादी के समय के जो पत्रकार थे, उस समय की जो पत्रकारिता थी वो एक उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि एक ऐसी समाज की हम स्थापना करें जो बिल्कुल आज़ादी की सांस ले सके, आपसी सद्भावना हो, बंधुता हो, स्वतंत्रता हो, सभी को अच्छे से न्याय मिल सके। ये एक तरीके से देखें कि वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए ही लड़ रहे थे। अब चूंकि हम एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हमारा जो भारत है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हम जब इसकी स्थापना कर चुके हैं तो इस दौर में हम देखें कि सर लोकतांत्रिक पत्रकारिता और बेहतर ढंग से कैसे की जा सकती है सर। वही मैंने कहा कि देखिए
एक तरफ अब जो सोशल मीडिया आ गया है, जी सर, सोशल मीडिया के आने से बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि वो बातें जो शायद छुपाई जाती थी, दबाई जाती थी, और आम आदमी अपनी बात को रखने के लिए एक मध्यस्थता की जरूरत थी कि तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया में उसको पहुंचना बड़ा कठिन था। आज आप सीधे सीधे 20-25 हजार लोगों तक तो आप खुद ही पहुंच सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, कू के माध्यम से, पब्लिक ऐप के माध्यम से आप पहुंचिए, आपके पास वो ताकत है। न्यू मीडिया ने मायने ही बदल दिए हैं उसके, पूरा मायना बदल दिया। सोशल मीडिया ने मीडिया का लोकतांत्रिकरण किया है, माध्यमों का लोकतांत्रिकरण हुआ है, लेकिन इसके साथ एक खतरा भी आया है। ज्यादातर लोग जो अपने आप को नागरिक पत्रकार कहते हैं वो प्रशिक्षित नहीं है। प्रशिक्षित शायद मोबाइल तो का प्रयोग तो करना जानते हैं, लेकिन ना उनको संविधान के बारे में जानकारी है, ना आईपीसी के बारे में जानकारी है, ना सीआरपीसी के बारे में जानकारी है, ना आरटीआई के बारे में जानकारी है, कानून की जानकारी नहीं है। उनको जो है मीडिया की भूमिका के बारे में जानकारी नहीं है, मीडिया के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे लोग मीडिया में आ गए, तो इनको जो दिखता है, देखिए अवमानना का कानून है, बहुत सारे नियम कानून है। जी सर, अब समाज में जो है हमारा जो बहुत नाजुक है हमारा, बिल्कुल तो उस समाज को आप दो फाड़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर, बिल्कुल। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, और कितना लिखना है सर, उसकी भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। उसको बगैर समझे जी, जब आप मीडिया में समाचार और सूचनाएं प्रेषित करते हैं तो गलतियां होती है, जिसके कारण समाज में विद्वेष बढ़ रहा है। ये खतरा है, अफवाहें फैलाया जा रहा है, गलत सूचनाएं दी जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है जी। तो एक तरफ लोकतंत्र, लेकिन कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्वीकार्यता बढ़ रही है, तो मैं समझता हूं कि जो तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया है, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, वो भी मजबूर हो जाएगा कि वो अब तथ्य आधारित पत्रकारिता करे। तथ्य बहुत जरूरी है, बिल्कुल सर। तथ्य को केंद्र में रखकर, मैं सत्य की बात नहीं कर रहा हूं, आपका सत्य अलग हो सकता है, मेरा सत्य अलग हो सकता है, लेकिन तथ्य एक ही होगा। लेकिन तथ्य एक ही होगा। जी बिल्कुल सर, तो हमको एक्टिविस्ट की नहीं, फैक्टिविस्ट की जरूरत है, बिल्कुल सर। जो फैक्ट्स के आधार पर काम करे। आने वाले दिनों में हम ऐसे पत्रकार जो है हमारे विश्वविद्यालयों में तैयार करें बिल्कुल जो सर, फैक्टिविस्ट एक्टिविस्ट हो। जैसा कि सर अवमानना की बात चली है, तो अवमानना तो सर जो न्यू मीडिया है उसने कहीं ना कहीं की है, चाहे वो समाज की अवमानना हो, कानून की अवमानना हो, सिटीजन की अवमानना हो, राजनीति की अवमानना हो, किसी भी तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं वो शिक्षित ना होने के कारण उन्होंने अवमानना की। लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है सर? पहली बात तो शिक्षित प्रशिक्षित करना जरूरी है। जी सर, हमने हाल ही में अपने विश्वविद्यालय में एक मोबाइल पत्रकारिता का डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया है। शाम के समय 2 घंटे का है। पत्रकार जो है आके वो प्रशिक्षण ले सकता है, तो जिसके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है वो आके साल भर का ये कोर्स कर सकता है, डिप्लोमा रख सकता है। और उसमें सिर्फ मोबाइल कैसे उपयोग करना है यही नहीं, मोबाइल के माध्यम से किस तरह लोगों तक पहुंचना है यही नहीं, मोबाइल के माध्यम से धन कैसे अर्जित करना है यही नहीं, बल्कि मोबाइल पत्रकारिता करते हुए किन किन नियमों का, किन किन कानूनों का ध्यान में रखने की आवश्यकता है, संविधान क्या है और जो सूचना का अधिकार क्या है, इन सब विषयों पर भी हम लोग उनको अध्ययन करवा रहे हैं। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन कंटेंट पर भी हमने जोर दिया है। तो एक तो अपने आप को, चाहे ये कोर्स करे या कोई और कोर्स करे, अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करें। बिल्कुल सर। दूसरा, जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। मीडिया लिटरेसी, जिसको मीडिया साक्षरता कहते हैं, ये स्कूल से ही, स्कूल के पाठ्यक्रम से ही शुरू होना चाहिए, ताकि हमारे विद्यार्थियों को मीडिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी हो, ताकि वो भ्रमित न हो। मीडिया में, मीडिया को देखकर हम आंख मूंद कर हम जो है उसको फॉलो न करें। कहाँ क्रॉस चेक करना है, कहाँ क्रॉस वेरीफाई करना है, कौन सा विश्वसनीय है वेबसाइट, किस पे जाना चाहिए,
व्हाट्सएप कितना भरोसेमंद है, इन सब विषयों के बारे में आम आदमी को भी जानकारी होना चाहिए। जी बिल्कुल इसके लिए मीडिया साक्षरता, जी सर, इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि हम आज़ादी की 75वीं साल ग्रह मना रहे हैं और केंद्र सरकार भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, मतलब हम आज़ादी के स्वर्ण काल में चल रहे हैं। तो इस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर सर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए भी और उन तमाम नौजवानों के लिए भी जो पत्रकार बनने की चाहत रखते हैं सर? बिल्कुल, देखिए, अगर आप पत्रकारिता के में आना चाहते हैं या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में हम बताते हैं, जो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन पत्रकारिता में तो ये संभव नहीं है। वहाँ तो बुरा देखना भी पड़ता है, बुरा सुनना भी पड़ता है, बुरा बोलना भी पड़ता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा संशोधन, बुरे के साथ साथ अच्छा भी देखो, अच्छा भी सुनो और अच्छा भी बोलो। समाज में बहुत सारे सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं। समाज की आंतरिक जो ऊर्जा है उसको कमज़ोर नहीं करना है। समाज अपने दम पर बहुत कुछ काम कर रही है। इस कोरोना के काल में हमने देखा कि निस्वार्थ भावना से उठकर मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में और जगह लोग अपने घर घर से अपना राशन, अपना तीर्थ यात्रा और हज के लिए रखा हुआ पैसा निकाल कर गरीबों में बांट दिए। उन्होंने लोगों को 2 वक्त का खाना खिलाया, अपने घर घर खोल दिए। रास्ते में जो राहगीर, जो पलायन कर रहे थे, जो मजदूर, उनके लिए ये भी एक पहलू है हमारे समाज का। उस समाज की जो सिर्फ हम लोग नकारात्मकता में इतने लिप्त हो गए कि हमको हर जगह जो है नकारात्मक ही दिखाई दे रहा है। तो वो जैसे कबीर दास ने कहा कि भाई हम तो हर जगह खोट ढूंढते रहे, है ना, और आखिर में वो खोट जो है और कहीं नहीं मिला है। वो जो है मुझसे बुरा ना कोई, है ना। जी बिल्कुल। तो वो जो है हमें अपने आत्मचिंतन, आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए, हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, इससे हम ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। हम क्या कर सकते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उनका बड़ा मशहूर लाइन है कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। यानी ये मत पूछो आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, ये पूछो आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब पूछें कि हम सब देश का, ये सड़क देश की दी हुई है, ये मकानें देश की दी हुई है ना, इतने सारा सब कुछ देश की दी हुई है, मैं क्या दे रहा हूँ, ये भी सोचना जो है बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। तो साथियों, हमारे साथ में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश जी साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने हमको एक नया मार्गदर्शन दिया है। सभी पत्रकारों को एक्टिविस्ट नहीं बल्कि फैक्टिविस्ट बनना चाहिए। तो साथियों, दास्तान आज़ादी में बस इतना ही और आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।